थोड़ा मुझे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है। ये स्क्रीन बराबर दिख रही है? आपको स्क्रीन पे अभी टेक्स्ट बुक दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके ओके चलो। यस सर। हाँ, ऑडियो प्रॉब्लम था, मैं खुद ही म्यूट करके बैठा था। अभी अभी आ रही है आवाज। मैं वापिस रिपीट कर देता हूँ कि आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कंबाइंड पेपर है, राइट, कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके दो हिस्से, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का हिस्सा जो मैं ले रहा हूँ और दूसरा आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हिस्सा। इन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पोर्शन है उसमें टोटल 60 मार्क्स का पेपर है, बराबर, 60 मार्क्स का मॉड्यूल आपके पास आ गया होगा, राइट। अगर इंस्टीट्यूट से आ गया है तो, नहीं आया तो आ जाएगा, प्रोसेस में रहेगा। तो आपका जो जब आ जाता है, जिसके पास है वो बाद में रिफर कर सकता है, जिसके पास नहीं है वो आने के बाद रिफर कर सकता है। कि उसमें मॉड्यूल में सिस्टमेटिक डिवीजन करके दिए हैं, ए पार्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बी पार्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो हिस्सा है जो 60, राइट, 60 मार्क का वेटेज रखता है और बाकी का 40 मार्क का वेटेज रखता है। हालांकि ऑल चैप्टर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, राइट। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक है, राइट। ऑल चैप्टर्स आर वैसे तो इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको आइडिया मिलेगा कि दिस चैप्टर इज पर्टिकुलरली मोर इंपॉर्टेंट कंपेयर टू अदर्स, बराबर ना। हर चैप्टर वैसे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होता है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस कोई कम इंपॉर्टेंस। तो वैसे आपके 3-4 चैप्टर है जो खास इंपॉर्टेंस रखते हैं। खास मतलब वो 4 चैप्टर आप कुछ भी करके इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे तो आप एक भी इग्नोर नहीं कर सकते, पर वो 4 जो चैप्टर पर्टिकुलरली है वो आपको एकदम स्कोर की तरफ लेके जा सकते हैं, बाकी सब चैप्टर आपको सपोर्ट करते हैं। तो उस 3-4 चैप्टर में से एक चैप्टर है आपका कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। ऑन एन एवरेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करें तो पहले तो 5 मार्क्स का और 6 मार्क्स का मैक्सिमम,
5 to 6 मार्क का इसमें से क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। मतलब 5 क्वेश्चंस आप मान के चलो इसमें से आएंगे। आप बोलोगे सर 5 ही क्वेश्चन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट, अरे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। 60 में से 5 इंपॉर्टेंस आप देखो, 5 मार्क्स आप देखोगे तो अप्रोक्सीमेट 10% के आसपास हो गया, 8 से 10% के आसपास हो गया, राइट। 60 मार्क का पेपर अगर मैं गिनूं तो उसका 10% होता है 6 मार्क्स, राइट। तो अगर मैं 5 से 6 मार्क्स बोल रहा हूं तो 8 से 10% का इसका वेटेज हो जाता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो वैसे आप 8 8 8 8 मार्क्स का आप 3-4 चैप्टर पकड़ लो तो आपका पासिंग परसेंटेज तो उसी में हो जाता है मिनिमम, राइट। तो उसमें से एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट का मतलब मेरा ये बिल्कुल नहीं है कि डिफिकल्ट है। इंपॉर्टेंट का मतलब इंपॉर्टेंट का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये डिफिकल्ट है। इंपॉर्टेंट का मतलब मेरा ये होता है थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, राइट। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है और थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात आपके लिए सबके लिए ये ऑल टुगेदर नया चैप्टर है, तो चलो हम कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। ये है आपका व्हाइट बोर्ड, इसमें मैं जो भी लिखूंगा आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है। ये है आपका नोटबुक, और इसमें मैं जो लिखूंगा मैं बोलूंगा तब आपको नोट डाउन करना है। कभी कभी मैं साथ साथ नोट डाउन करने को बोलूंगा, कभी कभी पहले में बाद में आप, राइट। तो उसी तरीके से फॉलो कीजिएगा, राइट ना। तो ये है अपना नोटबुक जिसमें लाइनिंग वाला पेज है, और ये है अपना व्हाइट बोर्ड। हम इसको व्हाइट बोर्ड बोलते हैं, राइट ना। व्हाइट बोर्ड बोलता हूँ, मतलब जो हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं बाद में रफ कर देते हैं, ठीक है। चलो, सो अभी कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स चैप्टर क्या है। तो पहले तो जब हम बात करते हैं अकाउंट्स की, तो आप समझो इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो जिसमें हम मेनली कवर करते हैं बैलेंस शीट। हम इसमें मेनली क्या हो गया भाई, कवर करते हैं बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस, ये दो चीज हम कवर करते हैं, राइट, मेनली। ज्यादातर फोकस हमारा बैलेंस शीट पे रहेगा। कंसोलिडेशन करना, कंसोलिडेशन करना मतलब कंबाइन करना, राइट। कंसोलिडेशन करना मतलब कंबाइन करना। क्यों भाई, इनका क्या हो गया। कंसोलिडेशन करना मतलब कंबाइन करना, कंबाइन करना मतलब जोड़ना, कंबाइन करना मतलब जोड़ना, एक करना, दो का एक, सब्सट्रैक्शन नहीं करना है, कंबाइन करना है। तो आपको पूरे चैप्टर में सब ऐड ही करना है। अब क्या चीज है वो देखते हैं। मान लेते हैं अभी हम कोई कंपनी का नाम लेते हैं, तौर पे एबीसी लिमिटेड। ये आर्बिट्रेरी एग्जांपल है। नॉर्मली तो बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में बनता है, मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपको टी फॉर्म में बता रहा हूं एट प्रेजेंट। तो अभी आपको इतना तो पता ही है सर कि भाई सर ये हो गया हमारा असेट साइड और ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड। असेट साइड में हमारे पास चलो मैं जो एग्जांपल है वही बोलता हूँ। हम बोलते हैं नॉन करंट असेट। क्या बोलते हैं बच्चे, नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म असेट्स, राइट। नॉन करंट असेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म असेट। हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास लॉन्ग टर्म असेट है 10 लाख। फिर मैं एग्जांपल लेता हूं शॉर्ट टर्म असेट। शॉर्ट टर्म असेट को ये लोग बोलते हैं करंट असेट, राइट। शॉर्ट टर्म असेट को ये बोलते हैं
करंट असेट्स, और हम अज्यूम करते हैं कि शॉर्ट टर्म असेट मेरे पास है 6 लाख। कुछ लिखना नहीं है आपको। फिर आता है शेयर होल्डर्स फंड। क्या आता है भाई? शेयर होल्डर्स फंड। क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड। अब इस शेयर होल्डर्स, क्यों ऐसा हो रहा है आज? अभी शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दो केस आते हैं। एक होता है शेयर कैपिटल, नाम सुना रहेगा सब बच्चों ने, और एक होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, राइट। और जो लायबिलिटीज होती है वो अगेन दो पार्ट में असेट के जैसा। कौन सा? तो नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, में शॉर्ट में लिख देता हूं। अमाउंट के तौर पे अगर हम लिखे तो नॉन करंट लायबिलिटीज में मैं एग्जांपल रखता हूं 4 लाख रुपया, यहाँ पे एग्जांपल रखता हूं 3 लाख रुपया, तो होता है 7 लाख रुपया, राइट है। और यहाँ पे मैं रख देता हूं कितना? 8 लाख। तो ये हो गया मेरा 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बराबर ना। 80,000 इक्विटी शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का, और वैसे 80,000 शेयर्स, तो टोटल कैपिटल हो गया 8 लाख। अब आप बोलोगे सर ये 8 लाख हुआ, 4 लाख हुआ, 12 लाख हुआ, और ये हुआ 3 लाख, तो ये तो 15 लाख हो गया, और यहाँ पे 16 लाख है, बराबर ना। तो अभी ये मेरा मिसकैलकुलेशन है, तो मैं थोड़ा सा चेंजेस कर देता हूँ बैलेंस शीट टैली करने के लिए। ये 4 लाख को मैं कर देता हूं 8 लाख, 8 नहीं 9 लाख कर देता हूं। तो ये मेरा हो जाता है कितना सर? 20 लाख हो जाता है। तो मैं इसको भी 20 लाख कर देता हूं। अब बचा कितना इसमें? 4 लाख। तो ये 4 लाख क्या है? 4 लाख में आपको बोलता हूं इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। हमने इसका क्या नाम रखा? ABC XYZ लिमिटेड। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे रख देता हूं कितने शेयर्स हैं, तो भाई मान लेते हैं 20,000 शेयर्स। ये समझ लेते हैं। तो इसका मतलब अभी आपको पता, रेड पेन से जो मैं लिखा है वो समझो, इंपॉर्टेंट है, फोकस उस पे करना है। तो इतना बैलेंस शीट तो क्लियर हो रहा है सबको कि बैलेंस शीट दो साइड होगी। वैसे तो अपर साइड, लोअर साइड, वर्टिकल बैलेंस शीट आती है। मैंने एक्सप्लेन सिंपल रखने के लिए अभी उसको हॉरिजॉन्टल में दिया है। असेट में नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, करंट मतलब शॉर्ट टर्म, और इन्वेस्टमेंट किया है। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। एक कंपनी ने दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। अब मैं पूछूं कि भाई इस कंपनी की वैल्यू कितनी, मैं पूछूं इस कंपनी की वैल्यू कितनी, राइट ना। तो अभी मुझे इस कंपनी का वैल्यूएशन निकालना है। इस कंपनी का मतलब ABC लिमिटेड का, राइट। तो कैसे निकालते हैं मैं बताता हूं। तो नॉन करंट असेट हो गया 10 लाख, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट को रेड पेन से ही लिखता हूं, इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा कितना? 4 लाख। फिर करंट असेट मेरा हो गया 6 लाख, इसको डैश मार देता हूं। उसमें से नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज माइनस होता है 9 lakhs एंड 3 lakhs। तो बच गया कितना भाई?
तो आप बोलोगे सर इसमें बच गया क्या, 8 लाख बच गया। तो इस कंपनी की वैल्यूएशन है 8 लाख रुपया और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके, 80,000 शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया हुई, बराबर ना। एक शेयर की वैल्यू 10 रुपया हुई। अगर मैं थोड़ा सा रेफ चेंज कर दूं आपको समझाने के लिए, तो मैं इसको समझो 7 लाख ले लेता हूं, इसको 2 लाख ले लेता हूं, राइट ना। तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 7 लाख, राइट। तो 20 लाख में से 10 लाख गया, बचा 10 लाख डिवाइड बाय 80,000 शेयर्स। सो 10 लाख डिवाइड बाय 80,000, मतलब ये हुआ सर कि एक शेयर की वैल्यू 12.5 रुपीज हुई। मैं आप ही समझाता हूँ ना, टेंशन मत लीजिए। हाँ, तो मैंने बताया एक शेयर की वैल्यू कितनी, क्या बोला मैंने, एक शेयर की वैल्यू कितनी, कौन सी कंपनी की, कौन सी कंपनी की, एबीसी लिमिटेड की एक शेयर की वैल्यू कितनी, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपया है, फेस वैल्यू 10 रुपया है, पर मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है। मींस अगर मुझे इस कंपनी को खरीदना है, अगर मुझे इस कंपनी को खरीदना है, मतलब इन्वेस्टमेंट करना है, शेयर्स खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो भाई इसका प्राइस कितना होना चाहिए। आप कोई भी चीज खरीदोगे, आप कोई भी चीज शॉपिंग में भी जाओगे तो बार्गेनिंग करते हो, क्यों बार्गेनिंग करते हो, कि सामने वाला बोलता है कि भाई फलानी चीज का 100 रुपया है, आप बोलते हो नहीं नहीं भाई 80 रुपीज में देगा, मतलब आपको उस चीज का 100 रुपया वर्थ नहीं लगता। आपको लगता है कि वो जो फलानी चीज आप खरीदने वाले हैं उसकी वर्थ, उसकी वैल्यू 80 रुपीज ही होनी चाहिए, तो मैं महंगे में क्यों खरीदूं, बराबर ना। तो मैं महंगे में क्यों खरीदूं, आप ऐसा सोचते हो, बराबर। मतलब वैल्यू फॉर मनी, अगर मैं 100 रुपया दे रहा हूं या दे रही हूं, तो मुझे वो चीज मिलनी चाहिए जिसकी वैल्यू 100 रुपया हो, बराबर ना। आप 100 रुपया दे रहे हो और आपको लगता है उसकी वैल्यू 80 रुपीज है, मतलब आप तो 20 रुपए का नुकसान कर रहे हो, आप महंगे में खरीद रहे हो। हम क्या बोलते हैं, महंगे में खरीदा, बराबर ना। ये सस्ते इतना चीज होना नहीं चाहिए, आपने महंगे में खरीदा, इन शॉर्ट हमारी कॉस्ट बढ़ गई, अल्टीमेटली नुकसान जैसा माना जाता है, राइट ना। तो भाई कोई भी कंपनी के शेयर्स खरीदना है तो उसकी जो प्राइस है वो ना कम होनी चाहिए ना ज्यादा होनी चाहिए, ठीक ठीक भाव पे खरीदनी चाहिए। तो अगर मुझे एबीसी लिमिटेड कंपनी का शेयर्स खरीदना है, मतलब मुझे उस कंपनी के अगर अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो व्हाट शुड बी द प्राइस आई सपोज टू पे, जो ज्यादा ना होना चाहिए, बराबर ना। तो उस कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन निकालते हैं। तो एक चैप्टर है आपके सिलेबस में आता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वो सीखेंगे बाद में। तो हमने शेयर्स के वैल्यूएशन निकला भाई, शेयर्स का वैल्यू कैसे नहीं आया, तो जो भी असेट उसको जोड़ लिया, जो भी लायबिलिटीज है उसको माइनस कर दिया, बचा ओनर का पैसा, शेयर होल्डर। देखो मैंने कैपिटल और रिजर्व्स को माइनस नहीं किया, बिकॉज वो किसका पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा है। तो मुझे शेयर की वैल्यू मिलती है 12.5, मतलब अगर मैं उसका इस कंपनी के शेयर्स को 12.5 रुपीज में खरीदता हूं तो आई एम ए परफेक्ट। मतलब अगर मैं ज्यादा देता हूं तो महंगे में खरीद लिया, और कम में मिल जाए तो लॉटरी है, कम में मिल जाए तो लॉटरी है, बराबर ना। तो मुझे XYZ कंपनी के शेयर्स की वैल्यू निकालनी है, और टू द पॉइंट में बोलूं उस कंपनी का वर्थ समझना है, तो मैं इस तरीके से उसकी वैल्यू निकालता हूं। अब मजे की बात क्या है, ये चैप्टर आता है अभी कहां से, राइट। मान लेते हैं कि भाई इस कंपनी ने एक और कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, क्या बोला मैंने, इस कंपनी ने कोई एक और कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। आप अपने आप को एबीसी लिमिटेड प्रिटेंड करो, आप लोग अपने आप को एबीसी लिमिटेड प्रिटेंड करो कि आप सब एबीसी लिमिटेड के शेयर होल्डर हो, या एबीसी लिमिटेड आप कंपनी खुद हो। आपने एक और कंपनी, मैं बन जाता हूं XYZ लिमिटेड, आपने एक और कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है। मींस कहने से उस कंपनी में से जो प्रॉफिट होगा, वो कंपनी जब डिविडेंड वगैरह देगा तो उसमें से आपको भी कुछ डिविडेंड मिलेगा। अब मैं उस कंपनी की बात करता हूं, किस कंपनी की, उस कंपनी की, उस कंपनी कौन सी, XYZ लिमिटेड, राइट। अब मैं उस कंपनी की बात करता हूं, ध्यान से। अगर मैं XYZ कंपनी की अगर बात करूं, तो उसमें अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझो नॉन करंट असेट है, करंट असेट है, शेयर होल्डर्स फंड में
शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, कुछ ऐसा है, बराबर ना, राइट है। अभी करंट नॉन करंट असेट्स में क्या है, मान लेते हैं 4 लाख, यहाँ पे मान लेते हैं 3 लाख, यहाँ पे 1 लाख 1 लाख 1 लाख, और ये हो गया 3 लाख। इसको मैं 2 लाख ही पकड़ता हूँ, 2 लाख ही पकड़ता हूँ, और इसको 2 लाख कर देता हूँ, राइट है। तो कितना हो गया भाई मेरा, 4 5 6, हाँ तो अच्छा ये 7 है, तो भाई इसको भी 2 लाख कर दो उसमें। तो भाई ये मेरा टैली हो गया 7 लाख, राइट। अब 2 लाख कैसे आया, तो मैं अज्यूम करता हूं कि इसमें भी 20,000 शेयर्स हैं ऑफ ₹10 ईच, बराबर है। अब इस कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालते हैं, इस कंपनी के शेयर की वैल्यू निकालते हैं, तो कैसे निकलेगा, सो नॉन करंट असेट 4 लाख, करंट असेट 3 लाख, नॉन करंट लायबिलिटीज 2 लाख एंड करंट लायबिलिटीज 1 लाख। तो इस कंपनी की वैल्यूएशन आती है 4 लाख, डिवाइड बाय कितने शेयर्स है, 20,000 शेयर्स। कितने शेयर्स, 20,000 शेयर, तो वैल्यू कितनी आती है भाई इसकी, 20 रुपीज पर शेयर, राइट ना। 4 लाख डिवाइड बाय 20,000 शेयर्स, तो एक शेयर की वैल्यू आती है 20 रुपीज। अब मजे की बात सुनना ध्यान से, हाँ ध्यान से मजे की बात सुनना, मतलब अगर ये मैं XYZ लिमिटेड को आज का आज बंद कर देता हूं, XYZ लिमिटेड को आज का आज बंद कर देता हूं, तो XYZ लिमिटेड के जो भी शेयर होल्डर है उसको सब असेट बेच के लायबिलिटी पे करके 20 रुपया पर शेयर मिलेगा। ये उसका मतलब होता है, राइट, 20 रुपया पर शेयर मिलेगा, ये उसका मतलब होता है। अब भाई आप ध्यान से अगर देखोगे तो XYZ लिमिटेड जो है नीचे, उसके टोटल शेयर्स कितने हैं सर, सर उसके टोटल शेयर्स है 20,000, और आप अगर देखोगे कि वो XYZ लिमिटेड के 20,000 शेयर्स किसने खरीदे हैं, ABC लिमिटेड ने। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 20,000 शेयर्स की रियल वर्थ 4 लाख रुपया है। कैसे, कैसे 20,000 इंटू 20 रुपया पर शेयर, 20,000 इंटू 20 रुपया पर शेयर, ये 20 रुपया पर शेयर यहां से आया, यहां से। अब मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहता हूं, बराबर ना, अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। क्या चेंज करता हूं सर, पता है आपके समझने के लिए। मान लेते हैं मैं इसको कर देता हूं 4 लाख, इसको मैं कर देता हूं 4 लाख, तो ये हो गया 8 8, और इसको कर देता हूं 3, बराबर ना। तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 4 लाख, ये हो जाएगा 5 लाख, बराबर ना, ये हो जाएगा 5 लाख। तो 5 लाख डिवाइड बाय 20,000, 25 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब XYZ लिमिटेड का एक शेयर का वर्थ 25 रुपया है। तो बच्चा इसका मतलब ये हुआ कि इस शेयर की वैल्यू 25 से गिना जाए, तो इसका वैल्यू कितना आएगा फिर, 5 लाख। मतलब कहीं ना कहीं कहने से इसका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। तो 11 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, अब इसका वैल्यू आता है 13.75। सो इतना समझ में आया। पहले मैंने एग्जांपल लिया था तो एग्जैक्ट सेम रुपीज आया था, 20 रुपया 4 लाख आया था। आप एबीसी लिमिटेड हो, आप अगर एबीसी लिमिटेड हो और आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, और वो शेयर्स खरीदे हैं, इसका मतलब वो कंपनी भी तो आपकी हुई, जितने शेयर्स आपके पास है उतने। अब आपने अगर नोटिस किया होगा तो ये जो XYZ लिमिटेड है उसके सारे के सारे शेयर्स आपके पास ही है, उसके सारे के सारे शेयर्स आपके पास ही है। मतलब अगर अगर ये अलग कंपनी नहीं होती, XYZ अलग कंपनी नहीं होती, दोनों एक ही कंपनी होती, तो क्या कहने से उसकी नॉन करंट असेट ये 4 लाख,
और ये 4 लाख, 8 लाख होती। करंट असेट इसकी 4 लाख, करंट असेट इसकी 4 लाख और इसकी 6 लाख, 10 लाख होती। मतलब कि पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, बच्चे को भी बिजनेस करना है, तो पेरेंट्स ने बच्चे को पैसे दिए, बोला चलो बिजनेस कर इससे। तो बच्चे का जो बिजनेस है वो भी तो पेरेंट्स का ही बिजनेस है। अगर बच्चा अलग से बिजनेस नहीं करता, पेरेंट्स के साथ ही करता एक ही फॉर्म के अंदर, तो बिजनेस और बड़ा दिखता। तो कंसोलिडेशन क्या बोलता है? कंसोलिडेशन ये बोलता है कि अगर एक ही ग्रुप है, क्या बोला मैंने, एक ही ग्रुप, जैसे टाटा की बहुत सारी कंपनियां हैं, टाटा मोटर, टाटा स्टील, हाँ, फिर आप जो स्टार बाजार से खरीदते हो, क्रोमा वाले हैं, टाटा वाला नमक है, टाटा केमिकल्स है, भी टाटा कंज्यूमर्स है, स्टारबक्स वाले, टाटा का हो गया ना, उसने खरीद लिया है। और कौन सी याद आ रही है आपको? टीसीएस सॉफ्टवेयर वाली आपने अगर नाम सुना रहेगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, अपना टाटा स्काई डीटीएच वाला, राइट ना। तो ये सब बिजनेस टाटा के ही है। तो अलग अलग कंपनी के नाम से वो लोग करते हैं, राइट। पर अगर ये सारे के सारे बिजनेस एक ही कंपनी के अंदर होते, तो बताओ उस कंपनी का वैल्यूएशन कितना बड़ा होता? ऐसा नो। तो ये लोग ये बोलते हैं, कंसोलिडेशन का चैप्टर ये बोलता है कि अगर एक ही ग्रुप है, एग्जांपल याद रखो टाटा ग्रुप, उसने अपने बिजनेस अलग अलग कंपनी के नाम से कर रहा है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अलग अलग करने से क्या होता है, एक मैनेजमेंट अलग होता है, रिसोर्सेस अलग, मतलब असेट लायबिलिटी सब अलग रिसोर्सेस होता है, एक फोकस करके काम कर सकते। भाई ये टीम कार के ऊपर ध्यान देगी, ये टीम ट्रक के ऊपर ध्यान देगी, ये टीम डीटीएच बिजनेस में ध्यान देगी, ये टीम रिटेल बिजनेस में ध्यान देगी, राइट ना, अलग अलग सेगमेंट बना दिए, तो उसमें अच्छी बात है। बट इन सब की जड़ कहां पे है? तो एक मेन कंपनी जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, एक मेन कंपनी जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, उस होल्डिंग कंपनी के शेयर अगर मुझे खरीदना है, तो उस शेयर का प्राइस क्या होगा, राइट। अगर मैंने टाटा मोटर का शेयर खरीदा है, तो टाटा मोटर के बिजनेस से जो प्रॉफिट होगा वही मुझे मिलेगा। बट अगर उसकी जो मेन जड़ है होल्डिंग कंपनी से, टाटा सन्स लिमिटेड करके है, राइट, उसके अगर मैंने शेयर्स खरीदे हैं, तो इनडायरेक्टली कहना से कहीं ना कहीं मैंने टाटा के सारे बिजनेस के शेयर्स खरीदे हैं, इनडायरेक्टली। हाँ या ना, मैसेज कीजिएगा दोस्त। मतलब अगर हम पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो हमें अंदाजा मिलता है कि भाई पूरी ग्रुप का वैल्यू कितना है। अब पेरेंट कंपनी के शेयर्स कैसे मिलेंगे? पेरेंट कंपनी ने तो क्या किया है, पेरेंट कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी, बच्चा कंपनी के अंदर सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया है। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, दो अलग अलग कंपनी को दो ना देखते हुए, इसके साथ, किसके साथ, होल्डिंग कंपनी के साथ उस बच्चा कंपनी को कंसोलिडेट करना है, दो बिजनेस को एक समझ के चलना है। हकीकत में अमालगमेशन वर्ड सुना रहेगा, दो का एक अमालगमेशन, ये हो नहीं रहा। आप ये प्रिटेंड करो, अज्यूम करो कि ये दोनों बिजनेस अलग अलग कंपनी के नाम से नहीं होते, अलग अलग कॉरपोरेट एंटिटी नहीं होता। अगर ये दोनों बिजनेस एक ही कॉरपोरेट एंटिटी के नाम से होता, तो पूरे ग्रुप की असेट कितनी होती, लायबिलिटी कितनी होता, प्रॉफिट कितना होता, ताकि मुझे पता चले कि इस ग्रुप का वर्थ कितना है। अगर मुझे उस ग्रुप के शेयर्स अगर खरीदने हैं, तो मुझे पता चले कि उस ग्रुप की वैल्यू कितनी है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसकी बैलेंस शीट देखता हूं, तो मुझे दूसरी जो कंपनियां हैं उसका सिर्फ इन्वेस्टमेंट दिखता है, वो भी एट कॉस्ट प्राइस दिखता है। समझे ना, यहां पे मैंने देखो 5 लाख किया, 4 लाख का 5 लाख किया, जब 25 रुपया हुआ तब, यहाँ पे 5, पर यहाँ पे तो 4 लाख रुपया ही है, बिकॉज ये अमाउंट ऑलवेज एट कॉस्ट शो होता है। देयरफॉर कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स चैप्टर ये बोलता है, पेरेंट कंपनी के अंदर अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, तो पेरेंट कंपनी का रियल वर्थ पता होना चाहिए। वो कभी पता नहीं चलता अगर आप सिर्फ पेरेंट कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो। क्यों? बिकॉज पेरेंट कंपनी ने
जो भी पैसा उसकी और सब्सिडरी कंपनी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसके बदले में उसको तो शेयर्स मिला है, और वो शेयर्स का अमाउंट ऑलवेज एट कॉस्ट रिफ्लेक्ट होता है। जबकि उस पैसे से उस कंपनी ने जो जो बिजनेस में प्रॉफिट कमाया होगा, जैसे जैसे इसका बिजनेस एक्सपांड होगा इसकी प्राइस बढ़ेगी, इसकी प्राइस बढ़ेगी। बट होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट ऑलवेज एट कॉस्ट रिफ्लेक्ट होगा। मतलब उसकी जो सब्सिडरी कंपनियां हैं वो जितना भी बड़ी होती जाएगी वो पिक्चर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो उसी को ओवरकम करने के लिए कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओ ताकि पूरे ग्रुप को एक माना जाए। आप ये समझ लो कि जॉइंट फैमिली बनाई जाए, अलग अलग बिजनेस जो चल रहे हैं उसको एक करके देखा जाए, तब जाके पता चलेगा कि इस पूरे ग्रुप में कितना पैसा छुपा हुआ है, कितना वर्थ है। तो पूरे चैप्टर का आइडिया एक ही है, दो अलग अलग बिजनेस को एक करना है। इतना समझ में आया? कैसे करना है हम देखेंगे। तो आइडिया क्या है? आइडिया क्या है? देयर शुड बी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या देयर शुड बी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो एक कंपनी जिसको हम बोलते हैं होल्डिंग कंपनी, समझने के लिए मैं एच कंपनी करके लिख रहा हूं, और दूसरी कंपनी जिसको हम बोलते हैं एस कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। क्या बोलते हैं उसको? सब्सिडियरी कंपनी। जब किसी दो कंपनी के बीच में होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी का रिश्ता है तो ही होल्डिंग कंपनी को कंसोलिडेशन करना है। आई रिपीट, whenever there is a relationship between two or more companies of holding and subsidiary company, then only holding company should consolidate subsidiary company with its own statement। मतलब आप अगर होल्डिंग कंपनी हो और मैं अगर आपका सब्सिडरी कंपनी हूं तो मेरी कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप अपनी बुक्स के साथ ऐड करके देखो। सच में करना नहीं, सिर्फ अगर सोचो कि अगर एक होता तो। बट हमारे बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए? होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता होना चाहिए। अब अगर ये कैसे पता चलेगा कि हमारे बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता है या नहीं है? हाउ टू आइडेंटिफाई दिस रिलेशनशिप? तो ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की दो टेस्ट है, राइट? ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करने की दो टेस्ट है। पहली टेस्ट क्या है? पहली टेस्ट ये है कि आप मेरी कंपनी का 50% से ज्यादा वोटिंग पावर रखते हो। क्या रखते हो? वोटिंग पावर रखते हो। मतलब मेरी कंपनी के ज्यादातर वोटिंग पावर शेयर, वोटिंग पावर आपको मिलता है कहां से? इक्विटी शेयर से, बराबर ना? वोटिंग पावर मिलता है इक्विटी शेयर से। तो मेक इट मोर सिंपल, अगर मेरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स अगर आपके पास है, इसका मतलब मेरी कंपनी में जो भी रिजोल्यूशन पास होगे उसमें जब आप वोट दोगे तो आपके शेयर अगर 50% से ज्यादा होगे तो आपकी मर्जी ही चलने वाली है, बराबर ना? इसका मतलब मेरी कंपनी को आप कंट्रोल कर रहे हो, एस लिमिटेड को आप कंट्रोल कर रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप मेरी कंपनी के होल्डिंग कंपनी हो और मैं आपका सब्सिडरी कंपनी हूं। तो हाउ टू आइडेंटिफाई होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप? देखो, पहले मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेशन क्यों करना है, व्हाई टू कंसोलिडेट। सो कंसोलिडेट होल्डिंग कंपनी को इसलिए करना है कि होल्डिंग कंपनी ने बहुत सारी अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके रखा है और बिजनेस एच लिमिटेड के नाम से नहीं हो रहा है, कोई और कंपनी के नाम से हो रहा है। वो हमारा ही बिजनेस है, सिर्फ नाम अलग है। तो अच्छा, तो मुझे आपकी कंपनी की अगर फाइनेंशियल हेल्थ देखनी है तो कैसे पता चलेगा? तो हमने अज्यूम किया कि दोनों कंपनी एक है, दो जिसमें एक जान जैसा। तो पूरे ग्रुप को एक एंटिटी माना है। नहीं, याद रखना, याद रखना, अमालगमेशन नहीं बोल रहा हूं। हम अज्यूम करते हैं कि दो नहीं होते, एक ही होता। तो होल्डिंग कंपनी अगर मैं पूरा एक करके देखूं तो उसकी वर्थ कितनी है?
अच्छा, अब कैसे पता चलेगा कि ये दो कंपनी के बीच में होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का रिश्ता है? तो टेस्ट कंडीशंस टू बी फुलफिल फॉर आइडेंटिफिकेशन द रिलेशनशिप ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी। तो उसकी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन मैंने पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्या? कि नंबर 1, इफ एनी वन कंपनी होल्ड्स मेजोरिटी शेयर्स, मेजोरिटी आता है मोर देन 50%। कई बार बच्चे बोलते हैं 51, तो भाई 51 नहीं, मोर देन 50 बोलना है, बिकॉज 50 के बाद 50.1 50.2 भी तो आते हैं ना, राइट ना। अभी समझो मेरे कंपनी के 1 लाख शेयर पकड़ता हूं, मेरे कंपनी के 1 लाख शेयर में से अगर आपके 50,000 शेयर भी है तो आप 50% हो गए, बट 50,000 एक शेयर भी है, बराबर ना। 50,000 एक, अगर आपके पास 50,000 एक शेयर भी हो गया तो 50 से तो ज्यादा हो गया ना, 51,000 की जरूरत नहीं है फिर, समझे। तो कई बार बच्चे को हम पूछते हैं कि मोर देन 50%, तो बच्चा सीधा 51% बोलता है, बराबर। तो मार्क्स नहीं है ना कि 50 के बाद सीधा 51 आएगा, राइट है। यहाँ पे परसेंटेज है, तो 50 के बाद 50.1 50.2 50.25 वैसे फिगर्स आ सकते हैं, तो याद रखना है मोर देन 50%, मतलब मोर देन हाफ, ठीक है। तो अगर मोर देन 50% वोटिंग पावर मेरी कंपनी का आपकी कंपनी के पास है, तो हमारे बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता माना जाएगा। ये एक कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन कि अगर आप मेरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करते हो, मतलब मेरे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन होगा कौन नहीं होगा। अब देखो आपने थोड़ा सा सीखा होगा तो पता नहीं सीखा होगा तो आपके सिलेबस में कहीं ना कहीं आएगा। कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स, बराबर ना। कंपनी के मालिक होते हैं शेयर होल्डर्स। कोई भी कंपनी हो उसमें ओनरशिप होती है शेयर होल्डर के पास और मैनेजमेंट होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास, बराबर ना। मालिकाना हक होता है शेयर होल्डर के पास और मैनेजमेंट हक होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट कौन करेगा? मालिक अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव, बराबर ना। ऑफिसर है तो एम्प्लॉय ना। तो कंपनी के मालिक कंपनी को चलाने के लिए टॉप लेवल के डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे ताकि कंपनी अच्छी चले। मतलब कंपनी के डे टू डे डिसीजन मालिक के हाथ में नहीं है, मैनेजमेंट के हाथ में है। तो अभी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन होगा कौन नहीं होगा, चल तू अपॉइंट होगा तू अपॉइंट नहीं होगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर करते हैं, बराबर ना। तो अगर कोई भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन होगा कौन नहीं होगा, मींस अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल का अधिकार अगर किसी के पास है, एक कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दूसरी कोई कंपनी कंट्रोल करती है, मतलब कौन होगा और कौन नहीं होगा उसकी अपॉइंटमेंट और उसकी रिमूवल अगर आपके हाथ में है, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप इस कंपनी को कंट्रोल कर रहे हो। मतलब एक कंपनी होल्डिंग है और दूसरी सब्सिडियरी है। तो दो कंडीशन है, नंबर 1 वोटिंग पावर, नंबर 2 कंट्रोलिंग कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सब नोट्स में मिलेगा, हम रीड करेंगे थोड़े टाइम के बाद। सर ये 2 पॉइंट समझ में आए? अगर ये 2 टेस्ट में से कोई भी एक टेस्ट फुलफिल होती है तो मान लिया जाएगा कि इसके बीच में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता है। अच्छा, अभी मतलब अभी मैं आपको ये बताऊं कि समझो नेचुरल भी होता है और एक एडॉप्शन भी होता है। जैसे हमने बोला कि पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप बाय बर्थ भी होता है, बाय लीगल भी होता है, राइट। जन्म से अपने बच्चे हैं या उसको टेक ओवर गोद लिया रहता है। तो यहाँ पे कैसा है कि अगर आपकी कंपनी ने दूसरी कंपनी को स्टार्टिंग से आप होल्ड कर रहे हो, स्टार्टिंग से आप ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हो, तो समझो कि आप पहले से उस कंपनी के होल्डिंग कंपनी हो। कई बार क्या होता है कि आप एक कंपनी को टेक ओवर करते हो, आपने सुना रहेगा वर्ड टेक ओवर करना, मतलब उस कंपनी से आपका वैसे तो कोई रिश्ता नहीं है बट आपको भी एक्सपांशन करना है, तो आपने उस कंपनी के शेयर धीरे 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 खरीदना चालू किया
और जिस दिन वो कंपनी के शेयर्स आपने 50% से ज्यादा खरीद लिए, मतलब अल्टीमेटली वो कंपनी आपकी सब्सिडरी कंपनी हो गई। स्टार्टिंग से वो आपकी सब्सिडरी नहीं थी। तो दो टाइप की सब्सिडरी आ सकती है, एक जन्म से, जब वो कंपनी स्टार्ट हुई तब से वो हमारे बच्चा है, तब से हम ज्यादा शेयर्स खरीदे हैं, राइट। ये एक केस हो सकता है। या फिर आप समझ लो टेक ओवर, मतलब एडॉप्शन किया हुआ है, राइट। जब भी आपके पास उस कंपनी का कंट्रोलिंग पावर आ जाता है, आपके बीच में ये रिश्ता क्या कहलाता है? होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का रिश्ता कहलाता है। हाउ टू आइडेंटिफाई देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपनीज ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी? टेस्ट नंबर 1, कंट्रोलिंग कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब कौन इसके कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट होगा, कौन नहीं होगा, मतलब रिमूव होगा, वो डिसीजन पावर अगर आपके पास है तो आप मेरी कंपनी के होल्डिंग कंपनी हो। दूसरा, कंट्रोलिंग मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर। वोटिंग पावर मतलब इक्विटी शेयर्स, मतलब अगर आप मेरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हो तो भी आप मेरी कंपनी के होल्डिंग कंपनी हो। अब क्वेश्चन ये है, ये रिश्ता तो बदलता रहता है, राइट। आज मैंने शेयर्स खरीदा तो मेरा नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, परसेंट बढ़ गए, मैंने बेच दिया, तो ये टेस्ट कब करनी है? ये दोनों के बीच में ये रिश्ता है कि नहीं, वो टेस्ट कब करनी है? एज ऑन लास्ट डे ऑफ द ईयर, मतलब जब बैलेंस शीट आप बनाते हो, एग्जांपल 31 मार्च के दिन आपको चेक करना है कि ये टेस्ट फुलफिल है। अगर 31 मार्च के दिन अगर ये कंट्रोलिंग पावर है आपके पास, मतलब आप होल्डिंग हो और मैं सब्सिडरी हूं। समझो आपने पूरा साल शेयर होल्ड किया था, आपने लास्ट दिन के पहले शेयर बेच दिया, कंट्रोल छूट गया, तो आप हमारे अभी होल्डिंग कंपनी नहीं हो। अब कोई बच्चा बोलता है सर फिर तो कंपनी ऐसे करेगी कि शेयर खरीदेगी बेचेगी, खरीदेगी बेचेगी, तो सर बिजनेस इस तरीके से नहीं होता, समझे ना। तो जिस दिन ये रिश्ता आइडेंटिफाई हुआ है तब से आप होल्डिंग और सब्सिडरी हो। अच्छा, ये रिश्ता आपको चेक कब करना है? तो लास्ट डे ऑफ ईच ईयर, लास्ट डे ऑफ ईच ईयर, हर साल आपको चेक करना है क्या आपके बीच में ये रिश्ता कायम है या नहीं। और उसकी टेस्ट मैंने बताई, 2 टेस्ट। अब इसमें एक और पॉइंट है, मैं जोड़ देता हूं। जैसे अपना फैमिली होता है, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चाइल्ड, ग्रैंडसन, बराबर ना, सन ग्रैंडसन होते हैं ना, वैसे। अब मान लीजिए कि एच लिमिटेड जो है वो एक एस लिमिटेड को कंट्रोल करती है, मतलब इनके बीच में क्या रिश्ता है? ये है होल्डिंग कंपनी और ये है सब्सिडियरी कंपनी, बराबर ना। ऐसा ही एक रिश्ता एस लिमिटेड एंड सी लिमिटेड के बीच में है, मतलब एस लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है और सी लिमिटेड एस लिमिटेड का सब्सिडियरी कंपनी है। क्या ऐसा हो सकता है? यस। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एच लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ सी लिमिटेड इनडायरेक्टली, बराबर ना। मतलब ये है ग्रैंड पेरेंट, ये बन जाएंगे पेरेंट और ये बन जाएगा बच्चा पार्टी। तो ये इसको पापा बोलेगा और ये ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, पापा के पापा, दादाजी। ये सुनो, तो जैसे हमारी फैमिली है वैसे कंपनी की भी कॉर्पोरेट फैमिली है। मतलब अगर एक कंपनी दूसरी की सब्सिडरी कंपनी है और वो सब्सिडरी कंपनी खुद होल्डिंग कंपनी किसी और की, तो हम ये बोल सकते हैं कि एच लिमिटेड इज ऑल्सो अ होल्डिंग कंपनी ऑफ सी लिमिटेड वाया एस लिमिटेड। मतलब अगर एच लिमिटेड को सी को कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे? एच लिमिटेड सी को कंट्रोल कैसे करेगा? एच एस को बोलेगा, ए एस देख भाई, मैं चाहता हूं कि सी ऐसा काम करे। मैं सी को डायरेक्ट नहीं बोल नहीं सकता बिकॉज मैं सी के अंदर कोई होल्ड नहीं कर रहा, अब तू वो करके दे। समझ में आ रहा है?
दादाजी अपने बच्चे को बोले, बे देख तेरे बेटे को समझा दे, रात को घर पे टाइम से आ जाया करे, वरना मैं तेरे को घर में घुसने नहीं देगा, है कि नहीं? वैसा दादाजी को पोते को समझाना है, बिगड़ा हुआ है पोता, तो उसने अपने उसके बेटे को बोल दिया, भाई तेरे बेटे को समझा दे वरना तेरी खैर नहीं। तो इनडायरेक्टली दादाजी ने पोते को कंट्रोल किया। तो यहाँ पे वो रिलेशनशिप आपको देखनी है, बराबर, मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल भी पॉसिबल है, राइट, इनडायरेक्ट कंट्रोल भी पॉसिबल है। ठीक है, चलो, तो अभी हमने जो डिस्कस किया है उसको नोटबुक में नोट डाउन किया है, उसको एक एक लाइन करके हम पढ़ लेते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस। कुछ लिखना नहीं है, सब कुछ लिख के दिया हुआ है मैंने, बराबर ना, आप उसको पढ़ लो, वही काफी है। इंट्रोडक्शन। अब देखो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपकी, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो बड़े बड़े 5 मार्क के आंसर तो याद रखने नहीं है, पूरी नोट्स राइट आपको पॉइंट वाइज मिलेगी, पॉइंट वाइज मिलेगी, एक भी पॉइंट आपको बिना नंबरिंग नहीं मिलेगा। ABCD करके अल्फाबेट्स है, और ए के अंदर अगर ज्यादा पॉइंट्स है तो 1 2 3 4 या ABCD एज द केस में भी पॉइंटिंग दिया हुआ है। चलो, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स implies the preparation and presentation of profit loss account and balance sheet of a holding company and its subsidiary company as a single unit, single form, मतलब दो जिस्म एक जान। तो कई बच्चे इसको बोलते सर ये होल्डिंग का अमालगमेशन है। नहीं बच्चा, अमालगमेशन में सच में दो के एक होते हैं। यहाँ पे सिर्फ अज्यूम करो कि अगर ये दो नहीं होते, एक होते, तो सच में एक नहीं हो रहे हैं, ये याद रखना है। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट देयर इज नॉट अ लीगल प्रोविजन, कानूनी जरूरी नहीं है, इंसिस्टिंग अ होल्डिंग कंपनी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होल्डिंग कंपनी को अपना आइसोलेटेड प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट तो बनाना ही बनाना है, अपनी सब्सिडरी कंपनी को कंबाइन करके कंसोलिडेटेड बनाने की कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कानूनी तरीके से कंपलसरी बोला नहीं गया। क्या? बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, वो सब बनाने का कंपलसरी है, कंपनीज एक्ट में बोला है, ऑडिट अभी तो होगा, बट कंसोलिडेशन करना कानूनी जिम्मेदारी नहीं है। ICAI CA इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं ये बताया गया है, कि अगर आप बनाते हो तो इस तरीके से बना सकते हो, बनाओ कि नहीं बनाओ ये कंपलसरी नहीं है, समझे, कानूनी तरीके से। बट मोस्ट ऑफ कंपनी आपको ये बनाने को बोलती है ताकि कंप्लायंस हो जाए, डिस्क्लोजर हो जाए, कि बाकी सब कंपनियां करती है तो हम क्यों ना करें। As per AS 21, holding company means a parent company, father, parents, which has one or more subsidiaries, मतलब आपको एक सब्सिडरी कंपनी भी हो सकती है या उससे ज्यादा भी सब्सिडरी हो सकती है, पर होल्डिंग कंपनी एक ही होती है। अ ग्रुप, हाँ ये इंपॉर्टेंट था वर्ड, अ ग्रुप मीन्स अ पेरेंट एंड ऑल इट्स सब्सिडरी, मतलब सबको एक मान के चलो। तो टाटा की जितनी भी कंपनियां हैं आप ये मान के चलो कि सारी की सारी एक कंपनियां हैं। दूसरा, रिलायंस ग्रुप की कितनी भी कंपनियां हैं आप ये मान के चलो कि एक कंपनी है। The main purpose of preparation of consolidated financial statement is to reflect true and fair view of the profit and loss of the holding company group and to furnish the furnished first hand information of the company's financial information. First hand information मतलब आपको इधर उधर से सब कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको सब रेडीमेड तैयार मिला है। वरना जिसको भी इन्वेस्टमेंट करना है वो अलग अलग तरीके से सब डेटा कलेक्ट करके जोड़ सकता है,
पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमने आपको कंबाइन करके दिया है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब होल्डिंग कंपनी के बारे में और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन यहाँ पे दी है, राइट है। चलो, तो होल्डिंग कंपनी क्या बोल रहा है? होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनी। याद रखना, ये होल्डिंग, देखो पेरेंट तभी है जब बच्चा है, बराबर ना। मैं अभी बोलता हूं कि आप सर मुझे करके बोलते हो, राइट। आप बोल रहे सर हेमंत सर करके आप बोलोगे, राइट। तो मैं टीचर आपका तभी हूं जब कोई स्टूडेंट है। अगर कोई मेरे स्टूडेंट ही नहीं है तो मैं सर किस बात का, है कि नहीं। तो मैं टीचर तभी बन पाऊंगा जब आप हो, मतलब आप हो तो मैं हूं, बराबर। आप हो तो मैं। तो पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी तभी बन पाएगी जब सब्सिडरी कंपनी है तो पेरेंट कंपनी है। तो यही बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर सब्सिडरी। हम ऐसा नहीं बोल सकते तो होल्डिंग कंपनी है, नहीं। तो होल्डिंग कंपनी तभी है जब कोई तेरी सब्सिडरी कंपनी है। बिना सब्सिडरी कंपनी तो होल्डिंग कंपनी नहीं बन सकता। बिना बच्चा तो पेरेंट नहीं बन सकता, बराबर ना। तो होल्डिंग कंपनी अपने आप में होल्डिंग कंपनी नहीं है। होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी ऑफ विच सच कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। वापिस मैं लिख के बताता हूं। समझो, मैंने बोला ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, बराबर है। अब मान लेते हैं ये तीन अलग अलग कंपनी। अब मैं बोलूंगा सर इसमें से होल्डिंग कौन है, सब्सिडी कौन है, तो आप बोलेंगे पता नहीं। तो रिलेशनशिप इन रिलेशन टू, अगर मैं बोलूं कि इन दोनों कंपनी को ये कंट्रोल करता है, ओके, तो दिस इज अ होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर सब्सिडरी कंपनी मींस अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। मतलब ये लोग है, ये लोग आपकी सब्सिडरी है तो ही तो होल्डिंग है, बराबर ना। होल्डिंग कंपनी को क्या बोला, तू होल्डिंग कंपनी का मतलब ये है, क्या तेरी कोई सब्सिडरी कंपनी है? अगर हाँ तो तू होल्डिंग कंपनी है। मतलब होल्डिंग कंपनी की टेस्ट नहीं है, सब्सिडरी कंपनी की टेस्ट है। हमने ये बोला गया है कि अगर ये कंडीशन है तो तू सब्सिडरी है उस कंपनी, तू सब्सिडरी है उस कंपनी की, तू सब्सिडरी कंपनी है उस कंपनी का। मतलब तू होल्डिंग कंपनी तभी है जब तेरी कोई सब्सिडरी कंपनी है। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स, तो डेफिनेशन प्रेफरेंस शेयर्स की दी गई है कि अगर कोई भी शेयर्स को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड का प्रिविलेज है, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल की प्रायोरिटी है, तो तू प्रेफरेंस शेयर्स है। और जो शेयर्स को प्रायोरिटी नहीं है वो इक्विटी शेयर्स है। ये आपने बचपन में पढ़ा रहेगा। तो वैसे ही होल्डिंग कंपनी को क्या बोला है कि अगर कोई तेरी सब्सिडरी कंपनी है ना तो तू होल्डिंग कंपनी है, बराबर ना। तो सब्सिडरी कंपनी तभी सब्सिडरी बनेगी जब कंट्रोलिंग पावर और वोटिंग पावर। तो वापिस मैं पढ़ूंगा वर्डिंग क्या है। Holding company in relation to one or more another company means a company of which such companies, वो बी और सी, आर सब्सिडरी कंपनी। मतलब होल्डिंग कंपनी तभी है जब सब्सिडरी कंपनी है। सब्सिडरी कंपनी कौन है? अभी देखो मेन ये है, बाजू में सेक्शंस दिए हुए हैं, याद रहे तो अच्छी बात है। सब्सिडरी कंपनी और यू कैन से सब्सिडियरी, जो भी वर्ड यूज करें, इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी। मतलब बी और बी लिमिटेड, सी लिमिटेड सब्सिडरी है इन रिलेशन टू ए लिमिटेड मींस अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पहली कंडीशन, अगर मेरी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई और कंपनी कंट्रोल करता है तो मैं उस कंपनी का सब्सिडरी कंपनी हूं और वो कंपनी मेरा होल्डिंग है। या फिर एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल आइदर इट्स ओन और टुगेदर विद वन और मोर सब्सिडरी। मतलब मान लेते हैं
ए लिमिटेड बी लिमिटेड का 60% शेयर होल्ड करता है। इसका मतलब ये हुआ होल्डिंग कंपनी और ये हुआ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। अब एक सी लिमिटेड है जिसमें ए लिमिटेड इन्वेस्ट करता है। एरो बदल देता हूं मैं। ए लिमिटेड ने सी लिमिटेड में भी इन्वेस्टमेंट किया है, बट कितना? सिर्फ 20%। तो आप बोलोगे नहीं नहीं, तो इन दैट केस ए लिमिटेड इज नॉट अ होल्डिंग कंपनी ऑफ सी लिमिटेड, बट सी लिमिटेड के अंदर बी लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट किया है 31%। अभी इनडायरेक्टली सी लिमिटेड इज ऑल्सो सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। कैसे कैसे? तो ए क्या बोलेगा? सी लिमिटेड देख, जब तेरी एजीएम होगी ना, तेरी एजीएम होगी तो तेरे शेयर होल्डर उसमें आएंगे। हाँ बराबर आएंगे। तो कौन कौन आएगा? कि ए लिमिटेड भी आएगा और बी लिमिटेड भी आएगा। ए लिमिटेड के पास 20% वोटिंग पावर है, बी के पास 31% वोटिंग पावर है, बट भाई बी लिमिटेड तो मेरा ही बच्चा है भाई, बराबर ना? ए क्या बोलेगा? बी लिमिटेड तो मेरा ही बच्चा है। मतलब सी लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ ए लिमिटेड। कैसे? मोर देन 50% पावर। कैसे? बाय ऑन इज ओन या टुगेदर विथ वन और मोर सब्सिडरी कंपनी। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? ए लिमिटेड बी लिमिटेड में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सीधा ए लिमिटेड बी को बोलेगा, देख बी लिमिटेड तेरे 60% शेयर मेरे पास है, मतलब तू तो आउटराइट मेरा सब्सिडरी कंपनी है। अब सी लिमिटेड क्या बोलेगा? ए लिमिटेड तू तो सिर्फ 20% है, ठेंगा तू मेरा होल्डिंग नहीं है। बी लिमिटेड तू भी 31% है, ठेंगा तू भी मेरा होल्डिंग नहीं है, मेरा कोई होल्डिंग कंपनी नहीं है, ऐसा सी लिमिटेड बोलेगा। बट ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों को अगर आप मिला के देखो तो सी लिमिटेड इज कंट्रोल्ड बाय ए लिमिटेड together with its subsidiary B Limited, right now? So in that case C Limited is also a whole subsidiary company of A Limited। B का नहीं, A का subsidiary company है। मतलब वोटिंग पावर जो है वो आइदर आप इट्स ओन खुद 50% से ज्यादा होल्ड कर लो, या थोड़ा आप या थोड़ा आपकी और कोई सब्सिडरी कंपनी होल्ड करे तो। Explanation for the purpose of this clause, right? So point number A, company shall deem to be subsidiary company of holding company even if the control referred in clause 1 or 2 of another company of a holding company। मतलब वो हमने बात की ना, सी वाली बात की, वो इसकी बात है, मतलब इनडायरेक्ट कंट्रोल है। कंपोजिशन ऑफ कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेल बी डीम टू बी कंट्रोल। कब माना जाएगा कि ये कंपनी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब 7 लोग है तो 7 लोग कौन कौन हो गए? डीम टू बी कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी इफ दैट अदर कंपनी बाय एक्सरसाइज ऑफ सम पावर एज इट्स डायरेक्शन डिस्क्रिएशन कैन अपॉइंट और रिमूव ऑल और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर। मतलब अगर उस एक कंपनी के पास ऐसा पावर है कि वो उसके डिस्क्रिएशन पे, उसकी मर्जी से हमारी कंपनी के सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है, तो इसका मतलब भाई उस हमारी चाबी उसके हाथ में है। तो ये हो गया सब्सिडी कंपनी। याद कैसे रखना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन या मोर देन 50% का वोटिंग पावर। कंपोजिशन का मतलब हमारी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना, रिमूव करना उनके हाथ में है, और जो वोटिंग पावर है वो आइदर उसके पास पूरा 50% से ज्यादा हो या उसकी कोई सब्सिडरी और खुद का मिला के 50% से ज्यादा हो, तो भी हम उसको इनडायरेक्टली वोटिंग पावर बोलेंगे। अब जरा मुझे आप ये पॉइंट नंबर डी पढ़ना, सिर्फ पॉइंट नंबर डी, उसके अंदर 6 पॉइंट है। पॉइंट नंबर
6 पॉइंट आप पढ़ो, शांति से एक बार पढ़ो, हाँ, और मुझे डन करके भेजो, फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। सम डिसीजंस ऑफ केसेस, कुछ कोर्ट में केस हुए थे, उसके जजमेंट आपको दिए हैं, उसके जजमेंट दिए हैं। आप पहले 6 के 6 पॉइंट एक बार रीड कर लो, आराम से रीड करो, कोई जल्दी नहीं है, रीड हो जाए तो मुझे डन करके भेजो। हो जाए तो डन करके भेजिएगा प्लीज। ठीक है, तो अभी मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ये 6 के 6 पॉइंट जो आपने पढ़े वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी को एक मानना चाहिए कि अलग अलग मानना चाहिए, क्या बोल रहा है? वेरी गुड, सही जवाब है कि भाई इन दोनों को अलग अलग मानना चाहिए। मतलब होल्डिंग कंपनी की गलती की सजा सब्सिडरी कंपनी को नहीं मिलनी चाहिए, और सब्सिडरी कंपनी ने अगर कुछ गलत किया है तो उसकी सजा होल्डिंग कंपनी को नहीं मिलनी चाहिए, राइट? तो क्या बोल रहा है पॉइंट 1, अ होल्डिंग कंपनी इज नॉट लायबल फॉर प्रोविडेंट ड्यूज ऑफ सब्सिडरी कंपनी। मतलब सब्सिडरी कंपनी के अगर प्रोविडेंट फंड के पैसे अगर बाकी है तो आप उसी कंपनी के से वसूल कर सकते हो, होल्डिंग कंपनी को उसके जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। वर्कमैन ऑफ सब्सिडरी कंपनी आर नॉट वर्कमैन ऑफ होल्डिंग कंपनी, बराबर ना? हाँ, अगर कोई रिलायंस जियो में अगर कोई एम्प्लॉय है तो वो रिलायंस जियो का एम्प्लॉय है, रिलायंस पेट्रोलियम का एम्प्लॉय नहीं है, बराबर? दोनों अलग अलग बात है, राइट? पेट्रोल पंप वाले एम्प्लॉय अलग है, पेट्रोल के बिजनेस के एम्प्लॉय अलग है, जियो के बिजनेस के एम्प्लॉय अलग है, राइट? यू कांट से कि मैं रिलायंस की एम्प्लॉय, हाँ, रिलायंस एज अ ग्रुप आप उसके एम्प्लॉय हो, बट कंपनी अलग अलग है। It was held that holding company is not liable for wages of subsidiary company which was under winding up. A holding company cannot be penalized for violation of foreign exchange provisions of subsidiary. मतलब आपको मुद्दे की बात याद ये रखना है, ये 2 पॉइंट मुद्दे के हैं बस। क्या? होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडी कंपनी आर इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटीज, दोनों अलग अलग है, एंड आर टू बी ट्रीटेड एज सच, उनको अलग ही माना जाएगा। दिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट फॉर ऑल द पर्पस। सिर्फ कंसोलिडेशन के लिए, सिर्फ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स
करने के वक्त ऐसा मान लिया जाता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये दोनों एक है, पर हकीकत में ये एक नहीं है। इतना ध्यान रखना है, हकीकत में वो एक नहीं है। टाटा मोटर और टाटा स्टील आपने सीखा ही होगा, सुना ही रहेगा ना। तो टाटा स्टील की लायबिलिटी टाटा स्टील की असेट से ही पूरी की जा सकती है। टाटा मोटर की असेट को टाटा स्टील की लायबिलिटी के लिए यूज नहीं किया जा सकता, दोनों अलग है। कंसोलिडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर उन दोनों के बीच में होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप होगा तो सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट करने के टाइम अकाउंटेंट उसको मान लेता है कि वो एक है। इसका मतलब लीगली एक है ऐसा नहीं होता है, बस ये ध्यान रखना। तो पॉइंट नंबर ये जो है ना आपका डी पॉइंट, उसमें से 1 2 3 4 आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, वो सिर्फ आपको समझने के लिए था। आपको 5 और 6 याद रखना है कि भाई दो, अच्छा 6 बाकी है ना। होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग एंड सब्सिडी आर सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटीज, याद रखना दोनों के दोनों अलग अलग है। बिकॉज आगे जाके पूरे चैप्टर में हमें करना है कंबाइन, तो आपको शायद हो सकती है ये फीलिंग आ जाए भाई दोनों एक ही है, नहीं, दोनों अलग अलग है। चलो, शेयर होल्डिंग इन ईच अदर कंपनी। चलो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे आंसर दीजिएगा, ऐसे ही टाइम पास के लिए है क्वेश्चन, आंसर दीजिएगा, मजा आए। पेरेंट्स ने बच्चे को घर से निकाल दिया, बताओ किसकी गलती होगी? चिल्ड्रन की। मतलब सोसाइटी में लोग यही सोचेंगे कि जरूर बच्चे ने कुछ गलत किया होगा। फर्स्ट माइंड में बच्चे की गलती मतलब बच्चे की गलती होगी। दूसरा केस, चाइल्ड ने पेरेंट को घर से निकाल दिया, बच्चे ने अपने पेरेंट्स को घर से निकाल दिया, बताओ सोसाइटी में कौन गलत माना जाएगा? मतलब पैर पे जाके कुआड़ी लगे या कुआड़ी भी जाके पैर गिरे, कटना तो पैर को ही है। मतलब कोई किसको भी निकाले, सोसाइटी में ऑलवेज बच्चे को बुरा माना जाएगा, बराबर ना? क्यों? क्यों? तो भाई मैं ये बोलता हूं कि पेरेंट्स अपनी प्रॉपर्टी में से बच्चे को निकाल रहे हैं। बच्चे को पेरेंट्स अपने घर में रहने दे रहे, ये तो उपकार है ना, अपना घर थोड़ी है, पेरेंट्स का घर है, हम तो उनके साथ रह रहे हैं। होटल में रहेंगे तो कितना पैसा लगता है ना, तो रहने वाली होटल, रेस्टोरेंट नहीं। तो पेरेंट्स जब चाहे बच्चे को निकाल सकते हैं, अगर उसकी गलती है तो वो तो उपकार करते, अपने ऊपर रहने देते। जब बच्चा पेरेंट्स को निकालता है तो भी लोग सोसाइटी में बच्चे को ही गलत मानते, क्यों? बिकॉज ये घर बच्चे का नहीं है, पेरेंट्स का ही है, बराबर ना?
क्या बच्चे का घर पेरेंट्स का घर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? क्या बच्चे का घर पेरेंट्स का घर माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? अगर ऐसा है बताओ पेरेंट्स के कितने घर है यहाँ पे? बताओ यहाँ पे पेरेंट्स के कितने घर है? यहाँ पे बताओ यहाँ पे पेरेंट्स के कितने घर है? 2 घर है। ये घर भी पेरेंट्स का है और ये घर भी पेरेंट्स का है, बराबर ना? ये घर भी पेरेंट्स का है, वो घर भी पेरेंट्स का है। मतलब बच्चे की जो प्रॉपर्टी है, मैं रिपीट करता हूं, बच्चे की जो प्रॉपर्टी है उसमें पेरेंट्स का कहीं ना कहीं हक है, बिकॉज पेरेंट्स ने बच्चे को उस लायक बनाया कि भाई तू अपनी प्रॉपर्टी अपने दम पे खड़ा कर सके। और जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है वो पेरेंट्स की ही प्रॉपर्टी है, बच्चे की प्रॉपर्टी नहीं। पेरेंट्स इमोशनली होके बच्चे को कुछ वसीयत में देके जाएंगे तो अलग बात है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं भी नॉर्मल, मैं कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोशल इमेज, सोशल सोसाइटी की बात कर रहा हूं कि बच्चे की जो भी प्रॉपर्टी है वो इनडायरेक्टली पेरेंट्स की ही प्रॉपर्टी मानी जाती है कुछ हद तक, हाँ या ना? तभी तो आपने आंसर दिया सिंपल कि भाई पेरेंट्स के 2 घर है। भले बच्चा शायद अलग घर में रह के रह रहा है, शायद छोटा घर पड़ता रहेगा तो अलग बड़ी जगह ले ली, अलग रह रहा है वो अलग बात है, सिटी में रह रहा है चलो, राइट, तो दोनों घर पेरेंट्स के हैं। तो मैं यही तरीके समझाना चाहता हूं थोड़ा सा कि वोटिंग पावर, होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीद के इन्वेस्टमेंट कर सकती है, वोटिंग पावर ले सकती है। मतलब बच्चे के डिसीजन होल्डिंग कंपनी ले सकती है, इन शॉर्ट ये हुआ ना, सब्सिडरी कंपनी के डिसीजन होल्डिंग कंपनी ले सकती, बट उल्टा नहीं हो सकता। मतलब सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट परचेज शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के डिसीजन में अपना वोट नहीं दे सकता, अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, उसमें उसकी मर्जी नहीं चलेगी। ये समझ में आ रहा है? मतलब अगर आप होल्डिंग कंपनी हो और मैं सब्सिडरी कंपनी हूं तो आप मेरी कंपनी के तो शेयर्स खरीद सकते हो, वोटिंग कर सकते हो, बट मैं आपकी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता, वोटिंग नहीं कर सकता। ये समझ में आ रहा है? एक्सेप्शन है इसके, बाद में देखते हैं। शेयर होल्डिंग इन ईच अदर कंपनी, अ होल्डिंग कंपनी कैन एंड डज होल्ड शेयर्स ऑफ सब्सिडी कंपनी। अरे होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी की तो शेयर्स खरीदेगी ना, तभी तो आपको कंट्रोलिंग पावर मिलेगा। तो ये तो एकदम कॉमन सेंटेंस है, इसमें तो मगजमारी की जरूरत नहीं। बट अ सब्सिडी कंपनी कैन नॉट होल्ड शेयर्स इनटू द होल्डिंग कंपनी, बराबर ना? मतलब होल्डिंग सब्सिडरी में शेयर इन्वेस्ट कर सकता है, बट सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी में शेयर इन्वेस्ट नहीं कर सकता। शेयर्स अलॉटमेंट कर दिया तो क्या? शेयर्स अलॉटमेंट मेड बाय होल्डिंग कंपनी टू इट्स सब्सिडरी कंपनी इज वॉइडेबल। आपने सीखा हुआ है बचपन में, बराबर ना? हमने बोला पॉइंट नंबर 2 में सब्सिडरी कंपनी, आप होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते, मतलब आप होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन सकते। मतलब ए होल्डिंग कंपनी तो सब्सिडरी कंपनी को अपने शेयर अलॉट नहीं कर सकता, बट अगर तूने किया तो वो वॉइड माना जाएगा, बराबर ना? वॉइड मतलब, वॉइड अब इनिशियो बोलते हैं ना, मतलब वॉइड मतलब ये माना नहीं जाएगा, सिंपल भाषा में ये माना नहीं जाएगा। मतलब होल्डिंग कंपनी, सॉरी सब्सिडी कंपनी, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को शेयर अलॉट कर भी दिया, शेयर होल्डर बना भी दिया, शेयर होल्डर बन जाएगा तो वोटिंग आना जाना चालू हो जाएगा, ये नहीं माना जाएगा, ये वॉइड माना जाएगा। दिस रिस्ट्रिक्शन अप्लाइज इवन इफ shares are held by the nominee
ऑफ सब्सिडियरी कंपनी एंड नॉट बाय सब्सिडियरी कंपनी इटसेल्फ। नॉमिनी तो आप समझते रहेंगे, राइट ना, मतलब लोग सब चालबाजी करते हैं ना, इसलिए, और कुछ नहीं, इसलिए सब लॉ को सब बनाना पड़ता है। हमने बोला कि होल्डिंग कंपनी के अंदर सब्सिडरी कंपनी शेयर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ऐसा बोला है। तो सब्सिडरी कंपनी क्या चालबाजी की, कोई बात नहीं, मेरा एक नॉमिनी है, वो खरीद लेगा, तो भाई ऐसी चालबाजी भी नहीं चलेगी, बराबर, ऐसी चालबाजी भी नहीं चलेगी। पॉइंट नंबर 3 वापिस पढ़ रहा हूं। The restriction applies even if shares are held by nominee of subsidiary company and not by subholding company itself. होल्डिंग, मैंने कहां पे शेयर खरीदा है, मैंने नहीं खरीदा है, पर भाई जिसने खरीदा है वो तेरा ही बंदा है, बराबर ना, अल्टीमेटली तूने खरीदा है, तो ऐसी चालबाजी भी नहीं चलेगी। मतलब ये दोनों पॉइंट इनडायरेक्ट, मतलब ये तीनों पॉइंट एक जैसे हैं। अब इसमें एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब क्या, हमने बोला है कि सब्सिडरी कंपनी, आप होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते, अगर किया तो वो वॉइड है। अब इसमें एक्सेप्शन में क्या होगा, कर सकते हैं, इस केस में आप करोगे तो चलेगा, इसका मतलब ये हुआ ना, एक्सेप्शन में तो मतलब यही हुआ कि वैसे तो हमने मना कर दिया है कि सब्सिडरी कंपनी, आप होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकते, आप उसके शेयर होल्डर नहीं बन सकते। अब एक्सेप्शन आ रहा है, मतलब चलेगा, इस कारण से अगर आपने खरीदा हुआ है तो चलेगा। तो कारण क्या है, व्हेन सब्सिडरी कंपनी इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। ओए अब उल्टा है, देखो, अब उल्टा कैसे है यहाँ पे कि भाई होल्डिंग कंपनी में एक शेयर होल्डर है, से मिस्टर ए शेयर होल्डर है, बराबर, शेयर होल्डर है, मतलब ये जो मिस्टर ए है उसने यहाँ पे शेयर होल्ड किया। अब एस लिमिटेड जो ए का सब्सिडरी कंपनी है, एच लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी है, ये इसका नॉमिनी है, तो ए के शेयर्स इसके पास है, मतलब एस लिमिटेड होल्ड्स शेयर्स एज अ नॉमिनी ऑफ ए, मिस्टर ए, एंड मिस्टर ए इज अ शेयर होल्डर ऑफ एच। अगर इस केस में आप होल्ड कर रहे हो तो चलेगा, बराबर ना, इस केस में आप होल्ड कर रहे हो तो चलेगा। वापिस पढ़ूंगा, when subsidiary is a legal representative, सिंपल भाषा में नॉमिनी of a deceased member of holding company, होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड, उसका मेंबर था मिस्टर ए, बेचारे की डेथ हो गई, और उसके जो शेयर्स थे वो एस लिमिटेड को मिल गए एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर ए हु वाज अ शेयर होल्डर ऑफ होल्डिंग कंपनी। तो भाई ये मैंने नहीं, होल्डिंग सब्सिडी कंपनी क्या बोलेगी, ये मैंने नहीं खरीदा है, ये तो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से डिसीज पार्टनर के शेयर्स मेरे नाम हो गए हैं। ट्रांसमिशन बोलते हैं ना, आपने अगर सुना रहेगा तो, ट्रांसफर्ड मतलब हमने खुद बेचे हैं और खरीदे हैं, ये तो ऑटोमेटिक हुआ है भाई, इसमें तो भगवान क्या हो गया, भगवान ने उसको बुला लिया, मैं क्या करूं, हमने नहीं खरीदा है, सबसे बड़ी हमने नहीं खरीदा है, ये तो भाई ऑटोमेटिक मेरे पास आ गया। तो अगर इस वजह से आप होल्डर बने हो तो चलेगा, तो होल्ड करो, चलेगा। When subsidiary is a concern in shares as a trustee, भाई मैंने एज अ ट्रस्टी आपके शेयर्स होल्ड करके रखे हैं, मेरा कोई वोटिंग पावर इसमें नहीं आएगा। और लास्ट में, इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बिफोर कंपनी बिकेम सब्सिडरी कैन कंटिन्यू, बट इन दैट केस सब्सिडरी हैज नो वोटिंग पावर। मतलब यहां पे वोटिंग पावर है और यहाँ पे वोटिंग पावर नहीं है। मतलब क्या, मैंने बताया ना कि भाई सब्सिडरी कंपनी दो तरीके से बन सकती है, आइदर सब्सिडरी कंपनी का जन्म होते ही ज्यादा से ज्यादा शेयर आपने खरीद लिए हैं, या आपने टेक ओवर किया है, मतलब आप ये समझो आपने उसको एडॉप्ट कर लिया है, सिंपल भाषा में एडॉप्ट और टेक्निकल भाषा में टेक ओवर।
कि आपने उस कंपनी के शेयर्स टेक ओवर कर लिए, उस कंपनी को आपने खरीद लिया, पर टेक ओवर करने के पहले आपने उसको अपना होल्ड सब्सिडरी कंपनी बनाया। उसके पहले मतलब आप होल्डिंग हो, मैं सब्सिडरी, आपने मेरी कंपनी के ज्यादातर शेयर्स खरीद लिए, पर उसके पहले मेरे पास आपके कुछ शेयर्स पड़े हुए थे। आई रिपीट, आपने मेरी कंपनी के ज्यादातर शेयर टेक ओवर कर लिए, खरीद लिया, और इनडायरेक्टली आपने मेरी कंपनी को टेक ओवर कर लिया, मतलब मुझे टेक ओवर कर लिया। पर ये हादसा हुआ उसके पहले, आपने मेरे ज्यादातर शेयर्स खरीदे, उसके पहले से मेरे पास आपके कुछ शेयर्स थे, तो वो मैं होल्ड कर सकता हूं, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज उस टाइम पे हमारे बीच में कोई रिश्ता था ही नहीं होल्डिंग सब्सिडी का, और तब के शेयर्स पड़े हुए हैं। तो 3 एक्सेप्शन है। नंबर 1, होल्डिंग कंपनी ने होल्ड की, सॉरी, सब्सिडरी कंपनी होल्ड शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी एज अ legal representative of deceased member of holding company, as a trustee, and held before hold subsidiary company became subsidiary company of holding company. बट ऐसे केस में, तीसरे केस में मुझे कोई वोटिंग पावर नहीं मिलता। अब आता है एसोसिएट कंपनी, राइट, एसोसिएट कंपनी, राइट। एसोसिएट कंपनी वैसे तो इनडायरेक्टली इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, बट इनडायरेक्टली ये हिस्सा कैसे बनता है, अगर आप कोई बता पाओ तो। होल्डिंग कंपनी बनने के लिए बताओ कितना परसेंटेज वोटिंग पावर चाहिए? नहीं, 50% इज रॉन्ग आंसर। 50% इज रॉन्ग आंसर। मोर देन 50% पे आप होल्डिंग कंपनी नहीं बनते, राइट ना, इट शुड बी मोर देन 50% से आप होल्डिंग कंपनी नहीं बोलते, मोर देन 50 है। मोर देन 1/2 है, समझे ना, मोर है, 50 को क्रॉस करना पड़ेगा, 50-50 पे नहीं चलेगा, मोर देन 50, वेरी स्पेसिफिक रहो। अब एसोसिएट कंपनी किसको बोलते हैं? अगर आपने आपने दूसरे कंपनी में 20% भी आपने शेयर्स खरीद लिए, जिसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट। तो अगर आपके दूसरे कंपनी में सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है, आपका सिग्निफिकेंट को बताएंगे 20%, तो इन दैट केस वो कंपनी आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाएगी। मतलब आपने अगर मेरी कंपनी के मोर देन 20% शेयर्स खरीद लिए हैं, तो मैं आपकी एसोसिएट कंपनी बन जाऊंगा। अगर आपने मेरे 50% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं, तो मैं आपका सब्सिडरी बन जाऊंगा। पर अगर आपने मेरे सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट ले लिया है, मतलब 20% से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं, तो मैं आपका एसोसिएट कंपनी बन जाऊंगा। एसोसिएट कंपनी in relation to another company means a company in which another company has a significant influence but is not a subsidiary, ध्यान रखना, but is not a subsidiary company of a company having such influence and includes joint venture company. तो associate company also includes joint venture company. पहले तो मैं आपका सब्सिडरी नहीं हूं, याद रखना, मतलब 50% नहीं है, पर सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है मेरा आपका। अब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब क्या? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब ये होता है, इन्फ्लुएंस करना, मतलब मेरे डिसीजन को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। मतलब हम बोलते हैं ना भाई, इसको पटाना है तो भाई उसको पटाओ। पटाओ मतलब समझाओ, यहाँ मैं आप जो पटाने वाला बात बोल रहे वो नहीं बोल रहा हूं। अगर मुझे इसको समझाना है किसी काम के लिए, तो इसको मत समझाओ, उसके दोस्त को समझा लो, तो वो उसको समझा लेगा, बराबर ना। पापा से कोई बात करवानी है तो पापा को मत समझाओ, मम्मी को समझा दो, मम्मी को समझा देगे तो मम्मी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन पापा। समझे ना, उस तरीके से की बात है यहाँ पे। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हैज बीन क्लैरिफाइड एज कंट्रोल
ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ टोटल, एटलीस्ट मतलब 20 या उससे ज्यादा, और बिजनेस डिसीजंस अंडर द अग्रीमेंट। अग्रीमेंट जॉइंट वेंचर से ही बनता है नॉर्मली। जब कोई अग्रीमेंट में हुआ है कि आपके डिसीजन को मैं इन्फ्लुएंस करूंगा, मतलब मैं बोलूंगा ऐसा डिसीजन, ऐसा अग्रीमेंट हुआ है, तो हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। अब 20% याद रखो ना, मोर देन 20 है, याद रखो। In case of joint venture, it is always by way of contractual agreement. Significant influence is used, but not necessarily control over the share capital. मतलब जो written agreement वाला बात है वो mainly joint venture के लिए है। The meaning of significant influence is 18। अभी एस 18 अभी नहीं करना आपको। तो देखो दो बात है, अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी का मेजोरिटी शेयर्स होल्ड कर लेती है तो हम उसको बोलते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडरी। बट अगर आप मेरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होल्ड करते हो तो मैं बन जाता हूं एसोसिएट। सब्सिडरी कंपनी की रिलेशनशिप के लिए मोर देन 50 होना चाहिए, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एसोसिएट कंपनी के लिए मोर देन 20 होना चाहिए। मुझे 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज करना है आपको। हाँ, चार्जिंग बंद हो गया था तो चार्जिंग करना था मुझे। इतना समझ में आ रहा है आपको? पहले होल्डिंग और एसोसिएट। अभी आज का लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। टाइप्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन है बता दिया आपको। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सिडरी। एक होली ओन सब्सिडरी कंपनी, राइट, होली ओन सब्सिडरी कंपनी, और दूसरा पार्टली ओन सब्सिडरी कंपनी। होली ओन सब्सिडरी कंपनी का मतलब क्या है? अगर मेरे 100% शेयर आपके पास है, मेरे कंपनी के सारे शेयर आपके पास है, तो माना जाता है 100% होल्डिंग कंपनी। जैसे मैंने जो एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए, वो 20,000 शेयर वाला, उसमें 100% था, बराबर ना? मैंने जो एग्जांपल लिया था आपके पास, राइट, जिसमें देखो कि आप मेरे कितने 20,000 शेयर इन्वेस्ट किए थे, और जो दूसरी कंपनी का जो शेयर्स था वो भी 20,000 शेयर्स था। मतलब सारे के सारे मेरे सारे के सारे शेयर्स आपके पास है, मतलब ये हो गया 100% होल्डिंग कंपनी। हंड्रेड परसेंटेज कैसे बताओगे? पता नहीं इंक में क्या प्रॉब्लम है। नहीं, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ एस कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी, इन्वेस्टमेंट बाय होल्डिंग कंपनी इन इक्विटी शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, बराबर है। पहला केस, अगर मैं बोलूं कि भाई इसके टोटल 1,00,000 शेयर्स हैं, इसके किसके? सब्सिडरी कंपनी के। कैलकुलेटर चाहिए मुझे, कैलकुलेटर चाहिए। और ये सारे के सारे 1,00,000 शेयर्स आपने इन्वेस्ट किए,
आपको ऊपर का पॉइंट समझ में आ रहेगा ना कि मेरे कंपनी जो सब्सिडरी कंपनी हूं मैं, एस कंपनी हूं, उसके टोटल शेयर 1 लाख है और आपने मेरे कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे हुए हैं, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो मान लिया 1 लाख शेयर्स पूरे के पूरे खरीदे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100% मेरे शेयर्स आपके पास है, मतलब मैं आपका 100% सब्सिडरी कंपनी हुआ। अगर आपने मेरे कंपनी के 80,000 शेयर्स खरीदे होते तो आप कितना परसेंटेज होल्ड कर रहे हो बताइए। 1 लाख शेयर में से 80,000 शेयर्स आपने खरीदे हुए हैं, राइट। कौन से प्राइस में उसकी बात नहीं करनी, आपने खरीदे हुए हैं। तो आप मेरा कितना परसेंटेज होल्ड करते हो? 80%। एकदम सही आंसर। कैसे निकाला वो 80%? कैसे निकाला वो 80%? कि इन्वेस्टमेंट के शेयर्स कितने हैं वो लिखा आपने, 80% है। कई बच्चों को तो परसेंट निकालने को नहीं आते हैं, आंसर ही नहीं किए कोई, एक ही बच्चे ने आंसर दिया बस खाली। मार्क्स निकालते वैसे 80,000 आउट ऑफ 1 लाख, मार्क्स कैसे निकालते हैं परसेंटेज? 400 मार्क्स आउट ऑफ 500 मार्क्स, तो 400 अपॉन 500 इंटू 100। वैसे 80,000 शेयर्स डिवाइड बाय 1 लाख शेयर्स इंटू 100। 80,000 शेयर्स डिवाइडेड बाय 1 लाख शेयर्स इंटू 100, तो वो आता है 80%। मतलब मेरे कंपनी के जितने भी शेयर्स है उसमें से 80% शेयर आपके पास है। इसका मतलब मैं आपका होली ओन सब्सिडरी नहीं हूं, पार्टली ओन सब्सिडरी हूं। इसका मतलब ये भी होता है कि बाकी के 20% शेयर किसी और लोगों के पास है, उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। मतलब बाकी के 20,000 शेयर किसी और के पास है। अभी किसी और के पास है उसका मतलब ये नहीं है किसी एक के पास है। वो 20% शेयर, मतलब उस 20,000 शेयर में से बहुत सारे लोग हैं, किसी के पास 50 शेयर्स है, किसी के पास 20 शेयर्स है, किसी के पास 5 शेयर्स है, वैसे बहुत सारे शेयर होल्डर है। पर वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट माना जाता है, माइनॉरिटी शेयर होल्डर नहीं, वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट माना जाता है। मतलब उसके वोटिंग का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। सर आपको 80% 20% समझा क्या? 20% ऑटोमेटिक मिल जाता है, 100% में से 80% आपका, तो बाकी का 20% किसी और का। वैसे ही अगर ये 1 लाख शेयर में से 75,000 शेयर आपके पास है, तो 75,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100, तो 75% होल्डिंग कंपनी के पास है। इसका मतलब ये भी होता है कि बाकी का 25% माइनॉरिटी इंटरेस्ट किसी और के पास है। अब आप 80% बोलो, 80% बोलो, उसके बदले आप ऐसा भी बोल सकते हो, 4 मिनटी कैंसल, 8/10 या 4/5, ऐसा भी बोल सकते हो। 4/5 80% के बदले आप 4/5 भी बोल सकते हो, और यहाँ पे 75% के बदले 3/4 भी बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो परसेंटेज फॉर्म में लिखो या 3/4 4/5 वैसा लिखो, फर्क नहीं पड़ता। पर 50% नॉर्मली बच्चे के दिमाग में आता है, मोर देन 50% तो हम परसेंटेज फॉर्म में उसको शो करते हैं, राइट। उसी तरीके से आपको यहाँ पे जितने भी दिए होंगे आप ले सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको पूछता हूँ, फटाक से मुझे आंसर देना। अगर मैं आपको बोलूं कि इसके पास 30,000 शेयर्स है, तो परसेंटेज कितने हुए? तो परसेंटेज कितने हुए सर? 30%। तो क्या इन दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता आएगा? एसोसिएट कंपनी आएगा, एसोसिएट कंपनी आएगा, राइट ना। एसोसिएशन नहीं है वर्ड, हाँ, एसोसिएट कंपनी है, राइट। एसोसिएट कंपनी है, ध्यान में रखना, राइट। ओके, तो मोर देन 20% है तो एसोसिएट कंपनी, और एसोसिएट कंपनी इंक्लूड्स जॉइंट वेंचर कंपनी ऑल्सो। और मोर देन 50% है तो वो होल्डिंग कंपनी है। पर अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं आपको बोलता हूं कि नहीं ये होल्डिंग कंपनी ही है उसका, तो बताओ ये होल्डिंग कंपनी कैसे हो रहा होगा? तो होल्डिंग कंपनी के साथ दो कंडीशन है, एक आइदर 50% से ज्यादा
या फिर कंट्रोलिंग कॉम्पोजिशन ऑफ डायरेक्टर, बराबर ना, या किसी और कोई सब्सिडरी के थ्रू अगर 20% से ज्यादा है तो इनडायरेक्टली वो होल्डिंग कंपनी बन जाएगा। अदरवाइज आपका आंसर बराबर था कि एसोसिएशन कंपनी बोलते हैं, बिकॉज 20% से ज्यादा है और 50% से कम है, तो ऐसे में सब्सिडरी कंपनी नहीं बोलेंगे, एसोसिएट कंपनी बोलेंगे। बट अगर क्वेश्चन बोलता है नहीं ये तो होल्डिंग कंपनी है, तो आप समझ जाना कि किसी और इसकी सब्सिडरी कंपनी होगी जो इसके बाकी के शेयर्स होल्ड करती होगी 50 से ज्यादा के लिए। ऐसा हम बिठा सकते हैं। बाकी आपका आंसर एकदम बराबर है, सब 50 से कम 20 से ज्यादा मतलब सिग्निफिकेंस इन्फ्लुएंस, और यहां पे उसको बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। क्लियर है? तो होल्डिंग ऑन, अच्छा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 100% होल्डिंग कंपनी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब सारा का सारा हमारे पास होता है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट तभी आता है जब होल्डी ओन सब्सिडरी नहीं है। तो wholly owned subsidiary and partly owned subsidiary, a company in which all मतलब 100% shares or with voting rights are owned by holding company, it is said to be wholly owned subsidiary company. A company in which majority मतलब more than 50 बोला है, majority shares of the shares of voting power owned by the holding company, it is called partly owned subsidiary company। और जब partly owned होता है तो ही माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो सकता है, अदरवाइज माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं हो सकता। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है? होल्डिंग कंपनी के अलावा जो शेयर होल्डर है जिसका टोटल वोटिंग पावर 50 से कम है, उसको बोलते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर नहीं, बिकॉज माइनॉरिटी शेयर होल्डर की एक अलग डेफिनेशन, बराबर ना। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते हैं, एमआई। ठीक है, तो चलो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे राइट, तो हम उसके रिलेटेड कुछ कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। अभी हमने पूरा थियरी पार्ट पढ़ा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो लेक्चर का जो भी टाइम होगा आप एटलीस्ट देखो, मैंने अगर नोट्स वाइज देखूं तो कितने पेज, 2 ही पेज कवर किए हैं अब तक, बराबर ना। तो वो दोनों पेज को एटलीस्ट 2 बार रीड करना, 2 बार रीड करना, प्लीज 2 बार रीड करना, 2 बार। जितना भी अब मेरा लेक्चर जब तक ये चैप्टर चल रहा है, ऊपर के 2 पेज को आपको 2 बार, 1 बार रीड करना है। स्टार्टिंग में 2 बार, बाद में मैं 1 बार बोलूंगा, बराबर ना। बिकॉज सम जब करोगे ना कैलकुलेशन तो आप ऊपर की चीजें भूलते जाते हो फिर, राइट। तो आगे ऊपर के 2 पेज जो आपकी नोट्स है, उसके जो ऊपर के 2 पेज जो हमने आज किया है, राइट, पेज नंबर क्या है आपके 93 एंड 94, राइट। उसको रोज 2 बार रीड करना है, सिर्फ रीड करना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको वर्ड टू वर्ड याद रखना है, आपको सिर्फ उसको 2 बार रीड करना है। जिस तक ये मेरा चैप्टर चल रहा है तब तक ये ऊपर के 2 पेज को 2 बार रीड करना है। फिर टाइम आएगा मैं खुद ही आपको 1 बार बोलूंगा। अब मैं बोल रहा हूं तो प्लीज उसको फॉलो करना, राइट, प्लीज उसको फॉलो करना। आपको पता भी नहीं चलेगा, ये आपको ऑटोमेटिक वर्ड टू वर्ड याद हो जाएगा कुछ टाइम के बाद। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हमें प्रिपरेशन करना है तो हमें टू द पॉइंट वर्डिंग याद रखना है, वो भी ऑब्जेक्टिव आपके एमसीक्यू आपके सामने होगी, उसमें से सिलेक्ट करना है। तो जैसे ही मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं तो एसोसिएट कंपनी, होल्डिंग कंपनी तो याद रहता है बच्चों को, पर एसोसिएट वर्ड भूल जाते हैं। फिर वो वोटिंग वाला वर्ड पॉइंट था वो भूल जाते हैं। वो कंट्रोलिंग कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो पॉइंट भूल जाते हैं, बिकॉज ज्यादातर सम जो होते हैं वो शेयर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कंपनी के आसपास घूमते हैं। तो कंट्रोलिंग कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये पॉइंट भूल जाते हैं, राइट ना। तो ये पॉइंट ना भूले इसलिए ऊपर के 2 पेज जब तक मैं ना बोलूं, आपको जब जब मेरा लेक्चर है तब आपको 2 पॉइंट रिवाइज करने का। अभी आज तो चलो, अभी अगर कोई लेक्चर आज नहीं है तो आज ही 2 पेज पढ़ने का, या फिर नेक्स्ट लेक्चर के पहले मैं ये मान के चलूंगा कि आपने 2 पेज 2 बार रीड करके क्लास में बैठे हैं। मैं उसी अजम्पशन के साथ आगे बढ़ूंगा। तो आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। बाय एवरीवन। अरे बुक नहीं है पर अभी आपको पीडीएफ तो मिला रहेगा ना। हाँ, तो मैं बोलता हूँ सर को आपको पीडीएफ भिजवा देंगे। मैं आपको बोलता हूँ सर को पीडीएफ भिजवा देंगे, मिल जाएगा। या फिर आप ये काम कर सकते हो, अभी मैंने जो रूलिंग वूलिंग किया हुआ है, राइट ना, जब तक नोट्स नहीं मिलता आप उसका टेम्पररी कुछ 1 दिन के लिए आज स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बराबर ना। आज के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए टेम्पररी। आज के लिए मैं सर को बोलता हूँ आपको भिजवा देंगे। तो क्या इसमें आपको मेरा अंडरलाइन किया हुआ भी मिल जाएगा।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 4 3 2 1। फाइव 4 3 2 1। फाइव 4 3 2 1। एसोसिएट कंपनी और ये हो गया लास्ट 5 4 3 2 1 हो गया। वैसे तो मैं सर को बोलूंगा हो जाएगा। अभी स्क्रीनशॉट से फायदा ये होगा कि आपको वो मार्किंग वाला चीज भी मिल जाएगा। और आपके पास जब नोट्स मिल जाएगा कुछ टाइम में आपको मिल जाएगा तो आप उसमें से मार्किंग भी कर लीजिएगा। चलो बाय एवरीवन।